अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अमूमन मेरी वीडियोस देखकर आपके जो कमेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर ये लिखा जाता है कि इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। लेकिन क्या आपने सोचा है कि नॉलेज क्या चीज़ है? नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है या एब्सोल्यूट है? नॉलेज आता कहाँ से है? मैथमेटिक्स में एक्सपेरिमेंट्स क्यों नहीं किए जाते? साइंस में प्रूफ्स क्यों नहीं किए जाते? आज इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है और मेरा ये मानना है कि इन सवालों के जवाब हर 8वीं क्लास के बच्चों को आने चाहिए। इन सब्जेक्ट्स को डेप्थ में गहराई में पढ़ाने से पहले बच्चों को इन सवालों के जवाब बताने चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं, नॉलेज कहाँ से आता है? नॉलेज हमारे पास आता है डेटा से। जब भी हम दुनिया में ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो हमारे पास दुनिया में बिखरा हुआ डेटा इकट्ठा हो जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको समराइज किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, तो हम उसको इंफॉर्मेशन में बदलते हैं और फिर इंफॉर्मेशन से हमें नॉलेज हासिल होता है और नॉलेज से हमें विजडम, फहम मिलता है। नॉलेज की डेफिनेशन मैंने यहां पर आपको दिखा दी है। आप इस डेफिनेशन को गौर से देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सवाल यह है कि क्या नॉलेज इवॉल्व करता है, उसका इर्तिका होता है, या हमारे पास नॉलेज एब्सोल्यूट है, मुकम्मल है, उसका इर्तिका मुमकिन नहीं है। हम बात शुरू करते हैं थ्योरी से। जब भी हम कोई थ्योरी बनाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बदलती रहती है। हम ये अमूमन फिजिक्स में देखते हैं। मसलन मैं आपको कई ऐसी थ्योरीज के बारे में बता सकता हूं जो वक्त के साथ साथ बदली गई। पहले इंसान ये सोचता था कि ज़मीन सोलर सिस्टम के बीच में है, लेकिन आज हमें पता है कि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। तो हमने अपनी थ्योरी को, जियोसेंट्रिक थ्योरी को बदला। इसी तरीके से कुछ अरसे पहले इंसान ये समझते थे कि मरकरी और सूरज के बीच में एक और सियारा भी सूरज का चक्कर लगाता रहता है, जिसे वुल्कन कहा जाता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि मरकरी सूरज के सबसे ज़्यादा करीब सियारा है और उससे आगे सूरज की तरफ कोई सियारा मौजूद नहीं है। तो हमने अपनी थ्योरी को दोबारा इंप्रूव किया, रिवाइज किया। ये दोनों थ्योरीज साइंटिफिक थ्योरीज थी। लेकिन अगर हिसाब की तरफ आए तो सुमेरियंस ने हमें काउंटिंग दी। सुमेरियंस चीज़ों को इकट्ठा रखते थे और अरिथमेटिक के ऑपरेशन करते थे। मसलन वो जानते थे कि अगर एक सेब को दूसरे सेब के साथ इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास 2 सेब हो जाएंगे। गिनती के लिए उन्हें चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकिन इजिप्शियंस ने बड़े नंबर्स बनाए और उन्होंने सिंबल्स, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स दी काउंटिंग करने के लिए। उन्हें चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो आज हम 2 की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर एक के साथ एक और एक को लाया जाए तो हमारे पास 2 आ जाएगा। क्या इस डेफिनेशन के लिए हमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है? क्या इसके लिए किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है? जी नहीं, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इस डेफिनेशन को बनाने के लिए। चले हम एक और डेफिनेशन देखते हैं। हमने 2 की डेफिनेशन देखी, हम 3 की देखते हैं। हम अगर एक को लाएं, फिर एक और एक को लाएं, फिर एक और एक को लाएं, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये मेरे पास एक दूसरी डेफिनेशन आ गई। मेरे पास पहली डेफिनेशन ये थी, तो मैं इन दोनों डेफिनेशन को इकट्ठा करके, इनको डिड्यूस करके एक नई डेफिनेशन बना सकता हूं या एक नया थ्योरम भी बना सकता हूं। तो मैंने यहां पर इन दोनों को इकट्ठा करके 1 + 2 = 3 बना दिया। क्या इसके लिए मुझे किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ी? क्या किसी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ी? मुझे इस डेफिनेशन के बनाने में किसी भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि 2 और डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ी। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स की डेवलपमेंट में हम मुख्तलिफ डेफिनेशंस को इकट्ठा करते हैं, डिड्यूस करते हैं और हमारे पास थ्योरम्स आ जाते हैं। मतलब मेरे पास एक लाल रंग की डेफिनेशन है और एक ग्रीन कलर की डेफिनेशन है। 2 मुख्तलिफ डेफिनेशन उनको इकट्ठा किया तो मेरे पास एक थ्योरम बन गया। अब इस थ्योरम का रिजल्ट लिया और एक और डेफिनेशन के साथ इसको इकट्ठा किया, डिड्यूस किया इन दोनों को, तो मेरे पास एक और थ्योरम आ गया। इसी तरीके से हमारे पास पोस्टुलेट, एक्सियम्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, डेफिनेशन से थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, फिर थ्योरम्स को लेकर डिफरेंट थ्योरम्स को प्रूव किया जाता है। मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट हो रही है। मैथमेटिक्स इस तरीके से बना और इसमें किसी भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हमने डेफिनेशन से काम चला लिया। अब एक और तरफ चलते हैं, हम साइंस की तरफ आते हैं।
मेरे पास एक सिंगुलर स्टेटमेंट है जो मैंने ऑब्जर्वेशन और मे बी किसी मेजरमेंट की वजह से बनाया कि मैंने एक स्वान को देखा जो कि वाइट कलर का था। ये जो स्वान मैंने देखा ये वाइट कलर का, ये मेरी स्टेटमेंट है और ये सिंगुलर स्टेटमेंट है। फिर मैंने और बड़े स्वान्स को देखा तो वो भी वाइट कलर के मुझे नजर आए। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस पर इंडक्शन के जरिए मैंने ये रिजल्ट दिया, एक जनरल स्टेटमेंट बना दी कि तमाम स्वान्स वाइट कलर के होते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसमें एरर हो सकते हैं जिसे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। साइंस में हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए सिंगुलर स्टेटमेंट्स बनाते हैं और फिर उनको इंडक्शन के जरिए इकट्ठा करते हैं और रिजल्ट्स लेते हैं। बस मैं आपको यहां पर एक लॉ दिखा रहा हूं जिसे ग्रेविटेशन लॉ कहा जाता है। आपके ख्याल में क्या ये एब्स्ट्रैक्ट लॉ है या इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन मौजूद है? अगर तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट लॉ है जो डेफिनेशन से है तो फिर इसको डिड्यूस किया गया, और अगर इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन है तो इसको इंड्यूस किया गया, इसमें इंडक्शन का हाथ है। तो हम चलते हैं न्यूटन की तरफ। न्यूटन ने हमें यह बताया कि दो चीजें आपस में एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं जिसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, जो कि मैसेज से और उनके दरमियान डिस्टेंस से मुतासिर होती है। और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा, उन्होंने पानी को आबशारों की सूरत नीचे गिरते हुए देखा, उन्होंने चांद की मूवमेंट को देखा, उनके फेजेस को देखा, उन्होंने कॉमेट्स को देखा जब वो सूरज के गिर्द घूमते और चक्कर लगाते थे। मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस ली और उन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर उन्होंने एक मॉडल बनाया, यानी हमें एक ऐसा लॉ दिया जिसे ग्रेविटेशन लॉ कहा जाता है। तो यहां पर हम कुछ प्रोपोजिशंस की बात कर रहे हैं। प्रोपोजिशंस ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिसमें हम किसी किस्म की जजमेंट दे रहे होते हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं। मसलन आपने 3 प्रोपोजिशन देखे कि तमाम स्वान्स वाइट होते हैं, फिर आपने ग्रेविटेशन लॉ का प्रोपोजिशन भी देखा, और फिर आपने 1 + 1 = 2 ये भी प्रोपोजिशन देखा। जब भी आप कोई जजमेंट पास करते हैं वो 2 किस्म की हो सकती है। प्रोपोजिशन 2 किस्म के हो सकते हैं, या वो एनालिटिकल हो सकते हैं या वो सिंथेटिक हो सकते हैं। एनालिटिकल प्रोपोजिशन एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन है जिनमें डेफिनेशंस की जरूरत है, मतलब 1 + 1 = 2। लेकिन सिंथेटिक प्रोपोजिशन के लिए आपको ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है। जिस तरीके से आपने एक ऑब्जर्वेशन दी कि ऑल स्वान्स आर वाइट, और आपने ग्रेविटेशनल लॉ को भी डिस्कस किया, तो इन दोनों में सिंथेटिक प्रोपोजिशन मौजूद हैं और उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। तो मसलन एनालिटिकल प्रोपोजिशन की बात करते हैं तो ये ऐसे प्रोपोजिशन होते हैं जो किसी भी दुनिया में ठीक होंगे, सही होंगे। मसलन 1 + 1 = 2, आप किसी और कायनात की दुनिया में चले जाएं, सियारे पे चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, वहां पर भी 1 + 1 2 के बराबर होगा। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैरिड बैचलर, कभी आपने नहीं सुना होगा, जिसे हम उर्दू में शादीशुदा कवारा कहते हैं। या वो छड़ा होगा, कवारा होगा, या वो शादीशुदा होगा। एनालिटिकल प्रोपोजिशन को जब भी उल्टा सोचेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा। आपको मैंने दिखाया कि एनालिटिकल प्रोपोजिशन डिडक्शन से आते हैं, इनमें हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं होती, और इनका रिवर्स हम कंसीव नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते, और उसको अगर सोचेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर सिंथेटिक प्रोपोजिशन की तरफ चले जाएं तो इसमें हमारे पास इंडक्शन होती है, और इनका जो सोर्स होता है वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन होती हैं, और इनका रिवर्स हम कंसीव कर सकते हैं। तो एनालिटिक प्रोपोजिशन मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, लॉजिक्स में यूज होते हैं, एल्गोरिदम्स में यूज होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं। मसलन मैं मैथ की बात कर लेता हूं तो इसमें हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि ये एनालिटिक प्रोपोजिशन पर बेस करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं सिंथेटिक प्रोपोजिशंस की तरफ तो उनका रिवर्स कंसीव किया जा सकता है। मसलन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक थ्योरी है जिसमें हम ये कहते हैं कि जानवर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व किए, लेकिन कोई दुनिया ऐसी भी हो सकती है जिसमें जानवर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व नहीं करते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो हम कंसीव कर सकते हैं रिवर्स में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। इसी तरीके से हमारी जमीन पर ग्रेविटी है, लेकिन हम एक ऐसी जमीन का सोच सकते हैं जहां पर ग्रेविटी ना हो, तो हम उसको कंसीव कर सकते हैं। इसी तरीके से उस जमीन पे पहाड़ हवाओं में उड़ रहे हो, बहरी जहाज हवा में तैर रहे हो, ड्रैगन सचमुच आग निकालते हो। तो सिंथेटिक प्रोपोजिशंस ऐसे प्रोपोजिशंस होते हैं जिनका उल्टा सोचा जा सकता है और उससे कोई कन्फ्लिक्ट जाहिर नहीं होता। सिंथेटिक प्रोपोजिशन पर हमारे कई साइंस के सब्जेक्ट्स बेस करते हैं जिनको एम्पिरिकल साइंसेस कहा जाता है। इसमें फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, सोशल साइंसेज हैं, और इनके लिए अहम चीज़ यह है कि हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में अगर हम फ़र्क देखें तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम
जनरलाइज स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन लेते हैं और फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता जनरलाइज यानी थेरीज की तरफ जाते हैं। जबकि डिडक्टिव लॉजिक में हम एक थेरी, एक फॉर्मूले को लेते हैं और उससे हम आगे प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं और निकाल देते हैं कि इस बंदे की 4 सेकंड के बाद क्या एक्सेलरेशन होगी। इंडक्टिव लॉजिक में हम स्पेशल केस को लेते हैं और उससे जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं और इसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल प्रिंसिपल लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेशल केस में डिस्कस करते हैं, इसलिए उसमें गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, सर्टेनिटी मुकम्मल तौर पर मौजूद होती है। मैं यहाँ पर आपको एक मॉडल दिखाता हूं जिसमें हमारे पास रियल वर्ड है, ये अनसर्टेन है। रियल वर्ड की तमाम चीजें अनसर्टेन होती हैं, लेकिन मैं अपनी दूसरी वीडियो में, आने वाली वीडियो में बता चुका हूं जो अभी अपलोड होगी, कि जब भी हम रियल वर्ड से कोई मॉडल बनाते हैं अपने दिमाग में तो इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमने ग्रेविटेशन लॉ बनाया तो हमने यहां पर ऑब्जर्वेशन ली रियल वर्ड में और फिर एक इक्वेशन बना ली जो कि एक मॉडल है जो कि हमारे ब्रेन में है और उसे हमने ग्रेविटेशन लॉ कह दिया, तो उसमें इंडक्शन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर उस ग्रेविटेशनल लॉ का यूज करते हुए हमने किसी कार की स्पीड, किसी एप्पल की स्पीड को मेजर करना है, उस पर फोर्स को मेजर करना है, तो फिर उसमें वैल्यूज हम रख के हम डिडक्शन के जरिए दोबारा प्रिडिक्ट करेंगे कि इस सेब की 2 सेकंड के बाद कितनी एक्सेलरेशन होगी, कितनी इस पर फोर्स लग रही होगी। तो सोचने के 2 तरीके हैं, एक है मॉडल्स बनाना और दूसरा है मॉडल्स को यूज करना। मॉडल्स बनाने में गलतियां हो सकती हैं लेकिन मॉडल्स को यूज करने में गलतियां नहीं हो सकती। तो हम दोबारा चलते हैं स्वान की तरफ, जिसमें हमने सिंगुलर स्टेटमेंट में कहा था कि स्वान जो मैंने देखा ये स्वान वाइट है और उससे हमने जेनेरिक स्टेटमेंट बनाई कि तमाम स्वान वाइट हैं। तो क्या इसमें गलती हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं दुनिया में कोई ऐसा स्वान हो जो ब्लैक कलर का हो? यह भी तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन में कोई ब्लैक स्वान आ जाए। तो हमने अब की बात भी की और हमने फ्यूचर की बात भी कर दी और हमने ये भी बताया कि हमने तमाम स्वान्स की बात की है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स में अमूमन गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहाँ से एरर आ सकता है? 3 तरफ से एरर आ सकता है। मसलन पहला एरर आपके ऑब्जर्वेशन का है। हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका अक्स हमारे दिमाग पर चला जाता है। हम चीज़ों को सेंस करते हैं अपनी सेंसेस से। हमारे पास 5 किस्म की सेंसेस हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को देखते हैं तो क्या वो वाकई रियल वर्ल्ड में भी वैसी होती है जैसे हम उसको परसीव कर रहे होते हैं? मतलब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको ये हैप्पैजार्ड लाइंस आहिस्ता आहिस्ता कर्ल करती हुई, मूव करती हुई नजर आएंगी, लेकिन क्या ये वाकई कर्ल कर रही हैं? या आपकी आंख आपको धोखा दे रही है? इल्यूजन है। एक और इल्यूजन मैं आपको दिखाता हूं। आपके ख्याल में ए का रंग गहरा है और बी का रंग हल्का है, लेकिन ये एक इल्यूजन है, क्योंकि अगर मैं आपको दोबारा यही चीज दिखाऊं तो आप देख लें कि दोनों का एक ही रंग है, लेकिन आपकी सेंस आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। आप एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें गलती है। तो इसका मतलब यह है कि क्या आप अपनी आंख पे ट्रस्ट कर सकते हैं? आप अपने कान पर ट्रस्ट कर सकते हैं? हमें सुनने में भी कई मरतबा इल्यूजन होता है, हमें टच करने में इल्यूजन होता है। तो हम अपनी 5 सेंसेस को जब यूज करते हुए ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन में एरर हो सकता है। वो एरर बहुत कम हो सकता है अगर कंडीशंस आपकी सूटेबल हो, लेकिन वो एरर बहुत ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा सोर्स ऑफ एरर इंडक्शन का अपना होता है, क्योंकि जब भी हम इंडक्शन करते हैं तो हम एक फिक्स सैंपल को लेते हैं, उस पर एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और फिर वो जनरलाइज कर देते हैं तमाम सैंपल्स पर। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि तमाम स्वान्स वाइट हैं, तो अगर मैंने हजारों स्वान्स भी देख लिया और वो वाइट कलर के हैं, स्टिल मेरी थ्योरी गलत साबित हो सकती है अगर मुझे एक स्वान भी ब्लैक कलर का नजर आ गया। इसका मतलब यह है कि किसी वक्त भी मेरी थ्योरी, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा एक्सपेरिमेंट रिवाइज हो सकता है और एक सिंगुलर स्टेटमेंट उसको बिल्कुल खत्म कर सकती है। अमूमन लोग मुख्तलिफ किस्म की थेरीज पर अपनी रिजर्वेशंस दिखाते हैं। वो उन थेरीज को पसंद नहीं करते जिसमें एक थेरी ऑफ एवोल्यूशन भी है। तो उसको नलीफाई करने का बेहतरीन तरीका यह है कि बजाय आप उस पर तनकीद करने के और गालियां देने के, आप उसका ब्लैक स्वान ढूंढें। अगर आपने उस थेरी का ब्लैक स्वान ढूंढ लिया तो वो फौरन रिजेक्ट हो जाएगी, और यही साइंटिफिक मेथड है जिसके जरिए आपकी बातों को तमाम साइंसदान मान सकते हैं। किसी भी थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए उसका ब्लैक स्वान ढूंढे बगैर आप क्रिटिसाइज करके उस थ्योरी को गलत साबित नहीं कर सकते। इसी तरीके से तीसरा सोर्स ऑफ एरर जो अमूमन हम थ्योरीज बना रहे होते हैं उसमें आ जाता है, वो है हमारी प्रीवियस थ्योरीज। इस
प्रोसेस को हम थ्योरी रेडीनेस कहते हैं। मसलन एक स्वान तैर रहा है और मेरे पास एक टॉर्च है ग्रीन कलर की, तो जब मैंने वो ग्रीन कलर की टॉर्च जलाई और स्वान को देखा तो मुझे लगा ये सब्ज रंग का स्वान है। अब एक और मेरा दोस्त साथ खड़ा है और उसने ब्लू कलर की टॉर्च जलाई तो उसे लगा कि ये ब्लू कलर का स्वान है। ये हमारी अपनी बायसेस हैं, ये हमारे बिलीव्स हैं। जब भी हम किसी खास थ्योरी पर काम करते हैं तो हम उस खास थ्योरी के एंगल से हर ऑब्जर्वेशन को देख रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम अपने मजहब की नज़र से उस ऑब्जर्वेशन को देख रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम अपने पुराने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उस ऑब्जर्वेशन को देख रहे होते हैं और इस वजह से हम उसमें बाइस्ड होते हैं। हम उसमें ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं उस ऑब्जर्वेशन में जो हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने जहन में चलने वाली तमाम थ्योरीज को दिमाग से निकाल कर बाहर रखें और फिर अगली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर काम करें। मसलन आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये बगले हैं, क्रेन्स हैं, और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं ये हिरन है। तो आपके अपने बिलीफ सिस्टम की बेसिस पर आपने एक ही तस्वीर से दो मुख्तलिफ जाविये ढूंढ लिए। इसी तरीके से अगर आप इन लाइंस को देखें, ये तमाम लाइंस बराबर हैं, लेकिन आप अपने पुराने एक्सपीरियंस की बेसिस पर कह सकते हैं कि इनमें से कुछ लाइंस छोटी हैं और कुछ लाइंस बड़ी हैं। तो हमारे सोचने, देखने और हमारी बायसेस से भी हमारी ऑब्जर्वेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मसलन अगर आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि देयर आर माउंटेन्स ऑन द मून, मैंने चांद पर माउंटेन्स ढूंढनी है और उसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये एक बाइस्ड स्टेटमेंट है। मतलब ये कि आपने पहले ही जहन बना लिया है कि मून पर आपको माउंटेन्स मिलेंगी, इसलिए आप थ्योरी रेडीनेस का शिकार हो चुके हैं। तो लोग अमूमन वो चीजें देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। इन तीन एरर्स की वजह से सिंथेटिक प्रोपोजिशन या एम्पिरिकल साइंसेस जो कि सिंथेटिक प्रोपोजिशन पर बेस करती हैं, वो कभी भी एब्सोल्युटली सर्टेन नहीं हो सकती। किसी चीज के बारे में बिल्कुल सही और एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं दे सकती। इनमें हमारे पास फिजिक्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है। इनको आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज होना है और आगे से आगे बेहतर होते जाना है। अरिस्टोटल का ये मानना था कि थ्योरीज हमेशा सर्टेन होती। जब आपने कोई थ्योरी बना ली तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी। इवन कैंट जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो भी अरिस्टोटल की इस बात से मुत्तफिक थे कि थ्योरीज हमेशा सर्टेन होती हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने आके हमें बताया कि एम्पिरिकल थ्योरीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जितनी भी थ्योरीज हम देते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज होना है। और उसकी वजह यह कि उनमें सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है जो कि तीन वजूहात की वजह से आती है जो मैंने आपको बता दी है। इस वजह से उन थ्योरीज में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। तो हमारे पास दो किस्म की साइंसेज का इजरा हुआ, एनालिटिकल प्रोपोजिशन पर बेस करती हुई फॉर्मल साइंसेज, जिनमें हमारे पास मैथमेटिक्स है, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, हमारे पास लॉजिक्स हैं, हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, और ये तमाम प्रोपोजिशन सर्टेन होते हैं। 1+1 हमेशा 2 होगा, इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स में सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम एम्पिरिकल साइंसेज की तरफ आ जाएं, फिजिक्स में आ जाएं, बायो में आ जाएं, हम केमिस्ट्री में आए, हम सोशल साइंसेज में आ जाएं, वहाँ पर हमारे पास जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से डेटा आ रहा होता है और उसमें एरर के चांसेस होते हैं, तो हमारे पास सर्टेनिटी कम होती है और इसलिए प्रपोजिशन अनसर्टेन होते हैं। और यहाँ पर हमें बार बार रिवीजन चाहिए इन थ्योरीज को, इन प्रोपोजिशन को बेहतर बनाने के लिए। मैंने आपको यहाँ पर एक और फर्क दिखाया है फॉर्मल और एम्पिरिकल साइंसेज का। तो फॉर्मल साइंसेज में लॉजिक्स है, मैथमेटिक्स है, जो कि सर्टेन प्रोपोजिशन से आते हैं, जिन्हें एनालिटिक प्रोपोजिशन कहा जाता है या एब्सोल्यूट होते हैं। यहाँ पर नॉलेज एब्सोल्यूट है और इसका रिवर्स हम कंसीव नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस नहीं होते। लेकिन अगर हम एम्पिरिकल साइंसेज में चले जाएं तो वहाँ पर हमारे पास बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंसेज, ऐसी साइंसेज आ रही हैं जो कि सिंथेटिक प्रोपोजिशंस पर बेस करती हैं, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा लाजमी हैं। और इनमें क्योंकि एरर्स होता है इसलिए ये एब्सोल्यूट सर्टेनिटी अचीव नहीं कर सकती। इनके लिए हमें रिवीजन्स देनी पड़ती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लानी पड़ती है और एक्सपीरियंस के साथ इनमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं है। नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज होता है और अमूमन वो रिवीजन्स इसको मजीद बेहतर करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको
मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स में ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स क्यों नहीं होते और साइंसेज में प्रूफ्स क्यों नहीं होते। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर 8वीं क्लास और उससे बड़े क्लास के बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए।